और अभी आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो 20 दिन उसमें चले जाएँगे। सही, मैं मैम कह देती हूँ आज इन लोगों को। चलिए जी शुरू करते हैं। लेक्चर आपको मिल गया होगा। छोटा-सा टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा-सा इसलिए है क्योंकि उसके बाद का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर हम क्लास में करेंगे, उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, तो ऐसे समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आज हम थोड़ी-सी चीज़ें ही पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम जो है वो कॉन्शियस को डिस्कस कर रहे थे, कॉन्शियसनेस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इख्तिताम किया था स्टेजेस ऑफ स्लीप पे। अच्छा, उसके बाद हम जो है ड्रीम को आज पढ़ेंगे। ड्रीम किस तरीके से होते हैं या ड्रीम की क्या थ्योरी साइकोलॉजी में दी गई है। अच्छा, ड्रीम्स में 2 तरह के कंटेंट जो हैं वो इंसान को अपने ड्रीम्स में नज़र आते हैं। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है, ठीक है? और इसी को बेस बना के बाकी लोग जो हैं वो ड्रीम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये समझो बेस है और इसी बेस पे या इसी को जो है वो ग्राउंड बना के बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जो लोग रिसर्चर्स हैं, वो इसी ग्राउंड पे स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले जो इंटरप्रेट किया, वो सिगमंड फ्राइड ने किया, जिसने अगर आप लोग थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएँ, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी स्कूल ऑफ थॉट्स में, उसमें जब मैंने बात की थी सिगमंड फ्राइड की, तो ये उस बंदे की बात हो रही है। और मैंने उस वक़्त ये भी बताया था कि हम पर्सनैलिटी के चैप्टर में उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, ड्रीमिंग में हमारे पास 2 तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो कंटेंट है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करते हैं और वो तमाम काम जब हमारे सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो हमें वही चीज़ें अक्सर ऐसा होता है कि हम रात में पूरे दिन का एक जायज़ा लेके या दिन में जो-जो चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों का जायज़ा लेके हम जो है उसी चीज़ को सोचते-सोचते और सो जाते हैं और ख्वाब में हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो जो चीज़ें नज़र आना जो हम अपने रोज़मर्रा के या डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को ख्वाब में देखना या महसूस करना वो आता है मैनिफेस्ट कंटेंट में। अच्छा, लेटेंट कंटेंट में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, जिसमें आपकी हिडन विशेज़ या डिज़ायर्स होती हैं। आपको वो चीज़ें अपने ख्वाब में नज़र आती हैं, ठीक है? 2 तरह की चीज़ें इन्होंने बताई, मैनिफेस्ट कंटेंट, लेटेंट कंटेंट। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास कभी-कभार साइकोलॉजी में अब तो ख़ैर बहुत आसान पेपर आता है, फुल लेंथ क्वेश्चन्स आते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ट्विस्टिंग आती है, तो इस तरीके से आती है कि आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स दे दी जाती हैं। उसमें कुछ 10-20 डेफिनिशंस होती हैं जो आपने पूरी करनी होती है। 2008 या 2007 में इस तरह का पेपर आया हुआ है, जिसमें आपके पास ये टर्म्स को डिफाइन करना है, ठीक है? तो ये डेफिनिशन की फॉर्म में आता है मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक और टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है लूसिड ड्रीम। लूसिड ड्रीम हमें क्या बताता है? देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, अ ड्रीम इन व्हिच अ पर्सन इज़ अवेयर दैट ही और शी इज़ ड्रीमिंग। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम ख्वाब में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम जो है वो ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है? ये सबके साथ ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल जो है वो बिहेवियर कह लो या एक ये नॉर्मल रूटीन है। बहुत किस कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, कुछ लोगों के साथ कम होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो सर्कैडियन रिदम कैसा है आपका। जैसे लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था स्लीप पैरालिसिस के बारे में। अब स्लीप पैरालिसिस वाली जो सिचुएशन है वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी के साथ बहुत कम होती है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ फिज़िकल वर्कआउट किया है तो आप जो है वो थकन महसूस करें। मेंटली भी अगर आप कोई काम करते हैं या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है वो स्लीप पैरालिसिस को फेस करेंगे। उसके अलावा अगर आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, जैसे अगर हमने इमोशनल डिस्टर्बेंस की बात की, तो साइकोलॉजिकल इश्यू है तब भी आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है
कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे हम आगे पढ़ेंगे साइको एक्टिव ड्रग्स के बारे में, तो साइको एक्टिव ड्रग्स में हम सिर्फ़ जो है वो अल्कोहल या निकोटीन या कैफ़ीन को डिस्कस नहीं करते, वो तमाम डिप्रेसेंट या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होती हैं या इसके अलावा एक्स, वाई, ज़ेड बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, जो आपको इस तरह की सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकती हैं, ठीक है? इसी वजह से हम सर्कैडियन रिदम की टर्म को पढ़ते हैं और पढ़ने का हमारा मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ें जैसे आपको नींद आ रही है या आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है, सारी चीज़ें नेचुरल तौर से होनी चाहिए यानी कि खुद से आपको महसूस हो, आपको उसके लिए कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ का सहारा ना लेना पड़े। जैसे इनसोम्निया की जिन लोगों को नींद की शिकायत होती है, वो मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, अब मेडिसिन लेने का कहीं न कहीं आपकी बॉडी के केमिकल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो केमिकल्स पे इफ़ेक्ट पड़ना आपको जो है वो लेकर जाता है आपके सर्कैडियन रिदम के डिस्टर्बेंस पे। अब नींद तो आ रही है लेकिन पीसफुल स्लीप नहीं है। वो जो 90 मिनट्स का आपका साइकिल है वो साइकिल नहीं पूरा हो पा रहा। जो ड्रीम्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वियर्ड किस्म के हैं या आपको जो है वो पहले बहुत ज़्यादा ड्रीम नहीं आते थे लेकिन अब आ रहे हैं क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उस वक़्त भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। ब्रेन वैसे तो वर्क कर रहा होता है लेकिन क्योंकि हमने स्लीप साइकिल में पढ़ा था कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें की वजूहात जो है वो ये हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास लूसिड ड्रीम के बाद साइकोएक्टिव ड्रग्स। जब हम साइकोएक्टिव ड्रग्स की बात करते हैं तो ये जैसे देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सर्टेन ड्रग्स can alter our state of consciousness by interacting with the central nervous system to affect mood, perception and behavior. ठीक है, जो भी हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो मेडिसिन्स जो है वो कहीं न कहीं हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शंस में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल की मिकदार ज़्यादा या कम हो जाती है या कोई नया केमिकल जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारा पूरा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे साइकोएक्टिव ड्रग्स की बात क्यों की गई है? क्योंकि साइकोलॉजी में अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएँ, हम अपने कल्चर की भी बात करें तो कैफ़ीन का इंटेक हमारे यहाँ भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनिमम कह लो या बहुत कम है, ठीक है? मैं और आप हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको चाय या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत होगी। दिन में आप 5-6 कप्स जो हैं वो आराम से ले रहे होते हैं। तो कैफ़ीन का हमारे इसमें भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर में जब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिज़िकली डिस्टर्ब हैं, तो वो इस तरह के साइकोएक्टिव ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जो उनके दिमाग को तो काम कर देते हैं। यानी ज़हनी सुकून तो मिल जाता है लेकिन वो पूरी बॉडी में कहीं न कहीं जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं कोकेन की, अल्कोहल की या मैरिजुआना की, ठीक है? अब वो कैफ़ीन लेने का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थकन फ़ील कर रहे होते हैं, तो आप उसको ले जैसे चाय, अब चाय बज़ाहिर तो एक एक लिक्विड है, लेकिन उसके पीने के बाद आपको जो है वो बड़ी एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। वो इंस्टेंट एनर्जी आने की वजह क्या होती है कि एक तो उसमें शुगर ऐड होती है, दूसरा कैफ़ीन है, ठीक है? कैफ़ीन आपको जो है वो एक्टिव कर देता है, आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपने बहुत देर तक पढ़ाई करनी है या रात में पढ़ाई करनी है, तो आप जो है कॉफ़ी या चाय पीते रहें, तो इससे आपको जो है वो नींद नहीं आएगी। बहरहाल ये किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद नींद जो है वो लाज़मी आपको आएगी, चाहे आप जो है वो कितनी भी चाय या कितनी भी कॉफ़ी क्यों ना पी लें, ठीक है? लेकिन ये है कि एक आपको सुकून मिल जाता है, एक माइल्ड लेवल पे सुकून मिल जाता है कि आपको जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा बोलने के बाद, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के बाद जब वो चाय का एक घूँट जाता है तो आपको एक तस्कीन सी महसूस होती है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये हमने अपने कल्चर की बात की, अगर हम दूसरे कल्चर्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी इस चीज़ को फेस किया जाता है जिसके फिर जो इफ़ेक्ट्स हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, ठीक है? यहाँ पे पॉज़ लेंगे, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
स्टार्ट में देखो हमने ड्रीम्स को डिस्कस किया। ड्रीम्स में 2 तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। 2 तरह की चीज़ें हमारे पास 2 कंटेंट हैं, यानी कि इंसान जो है वो अपने ड्रीम्स में 2 तरह की चीज़ों को देखता है, 2 तरह के कंटेंट देखता है। एक है मैनिफेस्ट कंटेंट, दूसरा है लेटेंट कंटेंट, ठीक है? अच्छा, ये दोनों टर्म्स हमें सिगमंड फ्राइड ने बताई जब उसने पर्सनैलिटी पे काम किया या पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू किया, और पर्सनैलिटी के टेस्ट जो हैं, उसमें भी हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। जब लोगों का पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है, तो अक्सर जो है उनसे ड्रीम्स का भी पूछा जाता है और ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया जाता है। अब ड्रीम्स जो हैं वो, अगर हम साइकोलॉजी के ओरिजिन की तरफ जाएँ या हिस्ट्री की तरफ जाएँ, तो हर रिलीजन से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इवन अगर हम मुस्लिम कल्चर की भी बात करें, तो हमारा भी ड्रीम्स पे जो एक इस्लामिक फैक्टर या इस्लामिक एलिमेंट भी है, ड्रीम्स का आना या ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना, ठीक है? तो इसी तरीके से ड्रीम्स पे काम करने की जो सबसे बड़ी वजह थी सिगमंड फ्राइड की, वो यही थी, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो है उसने ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पे काम किया। तो इन चीज़ों पे काम करने के बाद जो 2 टर्म्स हमारे सामने आई, वो है मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो कंटेंट है जो रोज़मर्रा के आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ें आपको आपके ड्रीम्स में नज़र आती हैं, तो वो कौन-सा कंटेंट बन जाता है? वो बन जाता है मैनिफेस्ट कंटेंट। यानी कि आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें स्टोर हो गई हैं, वो आपका मैनिफेस्ट कंटेंट बन जाता है। लेटेंट कंटेंट वो कंटेंट है, जिसमें आपको आपकी अनकॉन्शियस की चीज़ें नज़र आती हैं या आप अपने ड्रीम्स में उसे देखते हैं। आपकी हिडन विशेज़, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है लूसिड ड्रीम्स। लूसिड ड्रीम्स वो सिचुएशन है जिसमें ड्रीमिंग के दौरान एक बंदे को या एक इंडिविजुअल को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ठीक है? अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ऐसा महसूस होता है ख्वाब है, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी होता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये वो सिचुएशन है। फिर उसके बाद हमने पढ़े साइकोएक्टिव ड्रग्स। साइकोएक्टिव ड्रग्स वो तमाम ड्रग्स या वो तमाम लिक्विड, वो या वो तमाम सब्सटेंस जो आपकी बॉडी पे या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करें, और इफ़ेक्ट करने के बाद आपके मूड को चेंज करें, आपके परसेप्शन को चेंज करें, आपके बिहेवियर को चेंज करें। जैसे कैफ़ीन या चाय या कॉफ़ी लेने के बाद आपको एक कामनेस सी फ़ील होती है, एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से जो लोग अल्कोहल का कंज़म्पशन करते हैं, अल्कोहल लेने के बाद वो जो है मतलब इसको इस तरीके से समझो, मूवीज़ वग़ैरह में भी आपने देखा होगा कि फिर उनका कंट्रोल नहीं होता अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप इस वक़्त मुझसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके अनकॉन्शियस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जो आप मुझसे कहना चाहते हो, लेकिन आपको आप पे, अपने आप पे कंट्रोल है, ठीक है? वो बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत बुरी भी हो सकती हैं। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे भी अनकॉन्शियस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, लेकिन कंट्रोल है अपने आप पे। सिर्फ़ वही कहना है जो मुनासिब है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे में या आप में से कोई भी अल्कोहल कंज़्यूम करे और इस लेवल तक कंज़्यूम करे कि हमारा नर्वस सिस्टम में जो सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर हमें अपनी बातचीत पे, हमें अपने बिहेवियर पे, हमें अपने मूड पे कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर हम अपने अनकॉन्शियस में छुपी हुई बातें भी बता देंगे, ठीक है? इसी वजह से इस्लाम में इस चीज़ को मना किया गया है कि आपने इस चीज़ को कंज़्यूम नहीं करना, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है, अब क्वेश्चन्स लेते हैं। अम, लूसिड ड्रीम मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा। मैंने फिर बिल्कुल, सोते में दिमाग तो काम कर रहा होता है, जब तक मौत नहीं होती तब तक आपकी हर चीज़ काम कर रही होती है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो स्लीप के स्टेजेस पढ़े थे, कि आपका जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप सोए हुए हैं, तो सोते में आप चल तो नहीं रहे, लेकिन इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सुबह उठेंगे तो आप माज़ूर हो चुके होंगे। सुबह उठ के आप फिर चलना शुरू कर देंगे। सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए आपने अपनी बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स कर दिया। ये है इसका मतलब। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है,
हिप्नोटिक। अच्छा, हिप्नोटिक क्या है? एनी डिप्रेसेंट ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप आर ऑफन टेक टू रिलीफ इंसोम्निया। इंसोम्निया की बीमारी वो बीमारी है जिसमें आपको नींद ना आना, जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है? अब इसमें वो लोग शामिल नहीं है, जैसे अक्सर रात में नींद नहीं आती तो दिन में आपने नींद का जो है वो कोटा पूरा कर लिया होता है, ये वो लोग नहीं होते। इंसोम्निया की पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिन्हें नींद ही नहीं आती, या शायद वो दिन में 2 घंटे सोएँगे, 3 घंटे सोएँगे, पूरी रात उन्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है? और अगर इस बीमारी में कंसिस्टेंसी है, चलें 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है, महीनों से अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो इस बीमारी का शिकार हैं। और इसमें ली जाने वाली जितने भी ड्रग्स हैं, उन्हें हिप्नोटिक्स या हिप्नोटिक ड्रग्स को जो है वो इस टर्म से बुलाया जाता है हिप्नोटिक, ठीक है? इंसोम्निया की बीमारी यंगस्टर्स में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, और एक एज के बाद जिसको हम एजिड की तरफ जब लोग जाते हैं, तो तब भी ये बीमारी हो सकती है। जिन लोगों की एक एज के बाद अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है तो ये नॉर्मल है, ठीक है? इंसोम्निया अक्सर जो है वो इसी तरीके के जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है उनको हो जाता है। जैसे मैंने स्लीप के स्टेजेस में भी बताया था आपको कि एक स्टेज जो है वो 90 मिनट्स का होता है, और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, ज़ाहिर है हर चीज़ आपकी वीक हो रही है तो आपकी स्लीप साइकिल भी जो है वो वीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत यंग एज में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर ये जो है आपको आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे हमारा कॉन्शियसनेस का चैप्टर और उसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी। अगला जो चैप्टर है वो है लर्निंग का चैप्टर। ठीक है? यहाँ पे पॉज़ लेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, लर्निंग का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। लर्निंग के चैप्टर में जितना भी पढ़ाया जाएगा, वो तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हर साल यानी कि ऑन एंड ऑफ लर्निंग से एक थ्योरी आपकी लाज़मी आती है। ठीक है? तो लर्निंग के चैप्टर को, वैसे तो साइकोलॉजी का हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर लफ्ज़ ही इम्पोर्टेंट है, और लेकिन लर्निंग का जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? The relatively permanent change in behavior due to experience. Permanent change in behavior due to experience. अब हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली उनको बात समझ में नहीं आएगी। हमने जब साइकोलॉजी को डिस्कस किया, साइकोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है? उसके बाद जब हम परसेप्शन की तरफ आए, तो परसेप्शन में हमने क्या चीज़ को डिस्कस किया, जब हमने गेस्टाल्ट के लॉज़ पढ़े थे, तो उस वक़्त हमने एक चीज़ डिस्कस की कि जैसे-जैसे हम अपनी सेंसरी ऑर्गन से या अपने एनवायरनमेंट से जब हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो चीज़ जाके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे हम परसेप्शन का नाम देते हैं। और वही परसेप्शन हमारे एक्सपीरियंस को, या ऐसे कह लें कि वो जो परसेप्शन है वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देता है। जब वो स्टोरेज हो जाती है तो वो स्टोरेज बेसिकली किसमें आती है? एक्सपीरियंस में आती है, ठीक है? अक्सर हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं एक्सपीरियंस का, वो एक्सपीरियंस बेसिकली होता ही ये है कि कितना वक़्त आपने गुज़ारा और कितने परसेप्शंस आपके क्रिएट हुए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट से ली, वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो गई, और वही चीज़ आपका एक्सपीरियंस बन गया। अब लर्निंग की डेफिनेशन को देखो कि लर्निंग की डेफिनेशन हमें क्या बताती है? द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब वही एक्सपीरियंस जो आपके परसेप्शन से आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हुआ था, वो क्या करेगा? उसने ये किया कि वो उसने आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज ले आया। ठीक है? आपका बिहेवियर जो है आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे परमानेंटली चेंज हो गया।
तो ये चीज़ अगर आपके साथ महसूस हो रही है या आपके साथ हुई है, तो ये किसमें आती है? लर्निंग में आती है। लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे बिहेवियर में परमानेंट चेंज का नाम है, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ अगर हम जाएँ तो एग्ज़ाम्पल्स आपके पास बहुत सारी हैं। एक इनिशियल लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक, ठीक है? कैसे? एक छोटा बच्चा है, जिसे जो है वो अगर कोई चीज़ जैसे लेट्स सपोज़ इस्त्री रखी हुई है, अब उसे उसकी माँ मना करेगी आपने जो है उस तरफ नहीं जाना, नहीं जाना, वो फिर भी जाएगा, फिर भी जाएगा। एक बार अगर उसका हाथ उस इस्त्री पे लग गया, उसने चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, उसके पास परमानेंट बिहेवियर चेंज आ जाएगा। आइंदा वो कभी नहीं जाएगा उस चीज़ के पास, ठीक है? इसी तरीके से आप चीज़ों को लर्न करते हैं। ये मैंने एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल दी, बहुत सारी पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल्स भी हो सकती हैं। कैसे एक स्टूडेंट स्कूल लाइफ़ में, कॉलेज लाइफ़ में कभी नहीं पढ़ा, इंतहाई दर्जे का निकम्मा, यूनिवर्सिटी में कभी इत्तेफ़ाक से टेस्ट अच्छा कर लिया, टीचर की तरफ से एप्रिसिएशन, टीचर की तरफ से रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। वही चीज़ वो 10 साल से चाह रहा था और फिर उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि परमानेंट चेंज आ गया उसके बिहेवियर में। उसने अपने एक्सपीरियंस से अपने बिहेवियर में को परमानेंटली चेंज कर दिया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और चीज़ है आपके पास हैबिचुएशन। ये भी लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुएशन हमें क्या बताता है? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस हमें पता है क्या चीज़ है। डिक्रीज़ेज़ आफ्टर लेंथी और रिपीटेड प्रेज़ेंटेशन सिमिलर टू बोर्डम। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? सिमिलर टू बोर्डम की जब बात हो रही है तो बोर्डम का लफ्ज़ भी हम अपनी जर्नल कम्युनिकेशन में या कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को बार-बार करने के बाद, बार-बार उसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को देने के बाद क्या होता है? बोर्डम क्रिएट हो जाता है। आप देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं या एचआर की बात करते हैं, एचआर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें हम इस चीज़ को बड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं और पूरी एचआर की जो प्लानिंग है, वो उसी चीज़ पे रिलाय करती है। कैसे कि ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर किसी एम्प्लॉयी को आपने जो है उसके मोरल को हाई करना है, उसे जो है वो बोर्डम से ह हटाना है या आपको जो है हैबिचुएशन से हटाना है, तो उसे जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट की तरफ ले जाया जाता है। उससे होता क्या है कि एक ही काम कर के जब वो उस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है और ये इंसान की नेचर भी है, तो उससे उस काम में बोरियत या बोर्डम वाला एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। बोर्डम आपको फटीग की तरफ लेकर जाता है और फटीग जो है वो आपको एरर्स की तरफ, यानी वही काम जिसमें आपकी 100% प्रोडक्टिविटी थी, ड्यू टू बोर्डम आपकी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हम अगर जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें या जनरल एग्ज़ाम्पल से बात करें तो हैबिचुएशन वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है, ठीक है? उसके बाद क्या है, आखिर में आपके पास जो डेफिनिशन है वो है ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स। ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स क्या है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ सरप्राइज़। अब अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने इसकी सही से एग्ज़ाम्पल देखनी है, तो कभी जो है वो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के जो कॉन्टेस्ट होते हैं, उसको देखें। अब तो ख़ैर हर चीज़ ही स्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर आप 20 साल पहले चले जाएँ 1992 या 91 या 93 के कभी आप निकाल के देखें, मिस यूनिवर्स का क्राउन जिसको मिला या मिस वर्ल्ड का, तो ये एग्ज़ाम्पल ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स की उन पे बिल्कुल सही से बैठती है। ठीक है? कि वो जिस तरीके से रिएक्शन देंगी, नहीं पता कौन विन करेगा, तो वहाँ पे जो सरप्राइज़ के सही से रिएक्शंस आते हैं, वो आपको मिल जाएगी। आपके आईब्रोज़ जो है, अक्सर ये आपके साथ भी होता होगा कि किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं था, अचानक से कोई सरप्राइज़ मिला, तो उसमें जो है इस तरह का रिएक्शन आता है कि आईब्रोज़ आपके जो हैं वो थोड़े-से ऊपर चले जाएँगे, ठीक है? हैंड्स का कोई ना कोई मूवमेंट लाज़मी होगी। इस तरीके से ये जितने भी फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शन हैं वो हमारे पास ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स में आते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल?
हैबिचुएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को जब आप बार-बार करते हैं, एक ही काम को बार-बार करने से उसमें जो प्रोडक्टिविटी एक वक़्त तक आपकी बहुत हाई होती है, लेकिन एक वक़्त के बाद प्रोडक्टिविटी डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है? जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ते-पढ़ते 6 महीने तक या जैसे बीकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं, वो 1 साल तक एक ही कोर्स पढ़ें। जैसे आपने आईटीबी का कोर्स पढ़ा, अब आईटीबी का कोर्स पढ़ के तो आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए वरना जून-जुलाई में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है? उस वक़्त तक आप अगले सेमेस्टर में पहुँच जाते हैं और वो जो बोर्डम वाला एलिमेंट है वो आता ही नहीं है। जबकि बीकॉम की अगर हम बात करें तो बीकॉम में वो जनवरी से पढ़ेंगे तो वो दिसंबर तक एक ही किताब पढ़ेंगे, फिर उसके एग्ज़ाम्स कब होंगे? उसके एग्ज़ाम्स होंगे अगली दिसंबर या जनवरी में। तो वो और फिर रिज़ल्ट आएगा जून-जुलाई के बाद। यानी आपका तीसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना होगा, उनका भी पहले साल का आईटीबी ही चल रहा होगा। तो उससे क्या होता है कि बीकॉम का फिर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी एक वजह तो ना पढ़ना है, दूसरी वजह ये भी है कि एक ही चीज़ अब ये जो एनुअल सिस्टम है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर में हमारे पास या कैम्ब्रिज कल्चर में ईयरली सिस्टम अब नहीं है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स में है लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके पास सेमेस्टर सिस्टम है और सेमेस्टर सिस्टम की एक मेन वजह ये भी है कि जब आप 1 साल तक पूरी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो वो आपको बोर्डम की तरफ लेके जाता है। इसी तरीके से अगर आप डेफिनिशन की तरफ देखें, तो डेफिनिशन आपको क्या बताता है कि स्टिमुलस का जो एक रिस्पॉन्स होता है, अगर वो रिपीट होता रहे, बार-बार वही काम होता रहे, तो एक वक़्त तक आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम जो है हैबिचुएशन कहते हैं। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बार-बार रिस्पॉन्स देना और रिपीटेडली रिस्पॉन्स देना। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि सरप्राइज़ जब देखो यहाँ पे डेफिनिशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनिशन को गौर से पढ़ो। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है। कोई ऐसी सिचुएशन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है सरप्राइज की सिचुएशन जब आपको अचानक से कोई न्यूज़ मिलती है, सरप्राइज की जो न्यूज़ मिल रही है, उसमें आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं, ठीक है? वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि अगर आपको आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, अब तो बर्थडे पार्टी भी अपनी खुद की बर्थडे पार्टी सरप्राइज अरेंज हो रही होती है, ये मैं उसकी बात नहीं कर रही। जो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको सरप्राइज़ मिले, तो उसमें आपके जो फिज़िकल चेंजेज़ होंगे, वो फिज़िकल चेंजेज़ आते हैं आपके पास ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स में। हुँ। देखो चेंज जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे हम आगे लर्निंग में एक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, आपने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी कि एक बच्चा किसी गरम चीज़ को हाथ उस वक़्त नहीं लगाएगा जब वो एक बार लगा लेगा, उसे रिएक्शन मिल गया, उसके बाद फिर वो क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आपको किसी काम को जैसे छोटे बच्चे को जब किसी काम के लिए मना करना होता है तो उसे 2 थप्पड़ लगाए जाते हैं। अब ये थप्पड़ लगाना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है? नेगेटिवली उसे रीइंफोर्स किया गया कि आपने ये काम नहीं करना। ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लर्निंग किन-किन तरीकों रिवॉर्ड से भी हो सकती है, पनिश से भी हो सकती है, ठीक है? पॉजिटिवली चेंज भी आ सकता है, नेगेटिवली चेंज भी आ सकता है।
यस, और कोई सवाल? पिछली क्लासेस से अगर कोई सवाल करना है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम क्लास जो है वो एंड करते हैं। इकरा मुझे अटेंडेंस दे देना। मैम दे दी अटेंडेंस, आपको सेंड कर दिया। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।